हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो पोइट्री है उसका शीर्षक नंबर 4। शीर्षक का नाम है ऑड टू एटमन, यानी पतझड़। पतझड़ का समय के बारे में, पतझड़ क्या क्या करता है उनके बारे में जॉन किट्स जो हैं वो क्या क्या लिखे हैं, इन सारी बातों को हम लोग इसमें अच्छी तरह से, यानी एक एक पंक्ति का हम लोग हिंदी अर्थ समझते चलेंगे। अब आपको करना क्या है, बस ध्यान से इसको सुनिए। तो यहां से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, सब आपको जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो खुद ब खुद समझ में आएगा। तो अभी करना क्या है, तो इन सारे वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसे अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे, ये हमारे जॉन किट्स हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले देखेंगे, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, उनका जन्म कब हुआ, और फिर पाठ का एक एक पंक्ति। थोड़ा सा पाठ बड़ा लंबा है, वीडियो ज्यादा लंबा होगा, ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। शीर्षक का क्या नाम है? ऑड टू एटमन। अब आपसे एक सब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऑड टू एटमन के राइटर कौन है, यानी पोएट। तो क्या बताएंगे हम लोग? जॉन किट्स। क्या बताएंगे? उनका नाम जॉन किट्स। अब ये किस प्रकार के लेखक हैं? तो रोमांटिक पोएट हैं। याद रखेंगे, ये किस प्रकार के पोएट हैं? तो रोमांटिक हैं। रोमांटिक का मतलब होता है कि मतलब मनोरंजन वाली कविताएं लिखना, हंसने वाली कविताएं लिखना, इस प्रकार की वे कविताएं लिखते हैं। कौन? तो जॉन किट्स साहब। अब से एक शब्द और पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ, तो क्या बताएंगे? तो 31 अक्टूबर 1795 इनका जन्म हुआ। 31 अक्टूबर 1795। अब कहां हुआ? तो जगह का नाम है मॉनफील्ड, लंदन। लंदन में एक जगह है जिनका नाम है मॉनफील्ड, वहीं इनका जन्म हुआ था। कब? तो 31 अक्टूबर 1795 को। और इनकी मृत्यु कब हुई? 23 फरवरी 1821 को। यानी 95 को जन्म लिए और 21 को मरे, यानी मात्र 26 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। 23 फरवरी 1821। कहां? तो रोम, एक इटली में, इटली का एक जगह रोम है, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। अब आपके दिमाग में आता होगा कि इनकी मृत्यु आखिर इतनी कम उम्र में कैसे हुई। तो देखिए, इनका मृत्यु का कारण था कि इनको ना एक बीमारी हो गया था जिनका नाम है क्षय रोग। क्या नाम है उसका? क्षय रोग, अर्थात अपनी भाषा में कहें तो उसको टीबी की बीमारी भी कहते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। इसीलिए इनकी मृत्यु ना बहुत कम उम्र में हो गई थी। इनके पेरेंट्स यानी इनके माता पिता कौन थे? तब फ्रांसिस जेनिंग किट्स इनके पिता का नाम था, फ्रांसिस जेनिंग किट्स, और माता का नाम था थॉमस किट्स। कोई दिक्कत? तो अभी तक आप क्या पढ़े? ये ऑड टू एटमन के राइटर कौन? तो जॉन किट्स। ऑड टू एटमन के राइटर जॉन किट्स। ये किस प्रकार के कवि हैं? तो रोमांटिक पोएट हैं। इनका जन्म कब? 31 अक्टूबर 1795 मॉनफील्ड के लंदन में। डेथ कब? 23 फरवरी 1821, मात्र 26 वर्ष की उम्र में। इटली का एक जगह है जिसका नाम है रोम, यहीं इनका जन्म हुआ था। पेरेंट्स, इनके माता पिता का नाम, तो पिता का नाम था फ्रांसिस जेनिंग किट्स और माता का नाम था थॉमस किट्स। थोड़ा सा अक्षर बाधित हो रही है क्योंकि बिजली ना अप डाउन हो रही है, इसीलिए थोड़ी सी बाधित हो रही है, इसके लिए सॉरी। चलते हैं, अब इनके प्रमुख वर्क्स कौन कौन से हैं, यानी कि इंपोर्टेंट वर्क। टू नाइटेंगल, इनकी प्रमुख वर्क कौन है? टू नाइटेंगल, हाँ ठीक है, नाइटेंगल है। ऑन मिलन चोली, वन इंडोलेंस, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। याद रखेंगे, आपसे पूछेगा टू नाइटेंगल के पोएट कौन? तो जॉन किट्स। ऑन मिलनचोली के राइटर कौन? जॉन किट्स। और वन इंडोलेंस के राइटर कौन? जॉन किट्स। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, हिज डेथ एट द एज ऑफ 26, मात्र 26 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी फॉर ट्यूबरक्लोसिस,
ट्यूबरकुलोसिस के कारण, यानी ट्यूबरकुलोसिस उनको हो गया था, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बताते हैं, हिज फर्स्ट पोएम, माने इनकी सबसे पहली कविता था जिनका नाम था लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर। लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1840। 1814 में इनकी सबसे पहली कविता प्रकाशित हुई जिनका नाम था लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर। याद रखेंगे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जॉन किट्स के सबसे पहली जो कविता है जिनका नाम था लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर कब प्रकाशित हुई थी? तो 1814। कविता का भी नाम पूछ सकता है कि कौन प्रकाशित हुआ था लाइन्स इन, क्योंकि यह थोड़ा सा हाईलाइटेड है, इसका मतलब समझ ही रहे होंगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, यानी कि उन बहुत ही आनंदित लेते, मैंने बहुत उनको पसंद आता था। कौन कौन चीज? तो क्रिकेट खेलना और बॉक्सिंग करना जो है ना, इन्हें बहुत आनंद आता था। मैंने ये दो काम में ये ज्यादा इनको मन लगता था। चलिए, इतनी बात समझ गए। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे जॉन किट्स का, मतलब जॉन किट्स की जीवनी के बारे में, कि उनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। कोई दिक्कत? इतना समझ गए हैं, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा पोएम की तरफ, कि पोएम में उन्होंने क्या लिखा, सुनिएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक एक पंक्ति का हिंदी भी लिखते गए हैं, आपको आसान होगा समझना। देखिए क्या कहते हैं, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मील ऑफ फ्रूटलेसनेस। अब क्या कहते हैं, देखिए, सीजन ऑफ मिस्ट, मिस्ट का मतलब होता है कोहरा कुहासा, यानी बसंत के मौसम में कोई ज्यादा गर्मी और कोई ज्यादा ठंड नहीं होती है। उस समय हल्के हल्के सूरज के जो है ना, सूरज के जो है प्रकाश क्या होते हैं, चमकते रहते हैं, ठीक है। तो उसी समय जो प्रकाश चमकती है, उन्हीं बातों को वहां पर लिखा गया है। तो वही कह रहे हैं सीजन ऑफ मिस्ट, माने कोहरे का समय है, हल्की हल्की धुंधली धुंधली सूरज की रोशनी है। मील ऑफ फ्रूटलेसनेस, और फ्रूटलेसनेस का मतलब होता है, फ्रूट माने होता है फल, फूलनेस माने पूरा भरा हुआ, लदा हुआ, यानी कि जो मौसम है ना, कौन मौसम, जो फल वाली मौसम, जिसको आप बसंत का मौसम कहते हैं, तो बसंत ऋतु और जो पतझड़ का मौसम है, दोनों का आगमन लगभग सेम में होता है, माने दोनों एक बार आते हैं। जब आते हैं तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? बातचीत, दोनों के बीच में बातचीत होती है। अभी बातचीत के क्रम में एक और इन्वॉल्व होता है। कहानी क्या है सुनिएगा, फिर पूरा पहले पढ़ लेते हैं तब देखेंगे। क्लोज ब्लोसोम फ्रेंड्स ऑफ द मैट्रिंग सन, मैट्रिंग सन यानी मैट्रिक सन का मतलब होता है चढ़ती हुई सूरज, जवान सूरज। मैट्रिक सन माने चढ़ती सूरज, जवान सन, यानी कहने का अर्थ है कि जब सूरज उगती है तो उस समय धूप कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर उठती है उसकी तेज धूप होने जाती है। तो समझिए कि जब वो नीचे रहता है तो बच्चा रहता है, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है जवान होता है, फिर नीचे डूबता है तो बूढ़ा हो जाता है। तो चढ़ती हुई सूरज को कहा गया, यानी जवान सूरज को यहाँ पर संकेत करते गए हैं। यानी कि तीन चीज, कौन कौन? तो एक हमारा पतझड़ है, दूसरा हमारा कुहासा कोहरा है, और तीसरा हमारा जो है वह सूरज है। तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। दोनों माने तीनों जो है ना आपस में एक दूसरे के काफी मित्र हैं, और मित्र होने के नाते आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। क्या करते हैं बातचीत, सुनिएगा। कंस्पिरेशन विथ हिम हाउ टू लैंड एंड ब्लेस, कहते हैं कॉन्स्पिरेशन। कॉन्स्पिरेशन का मतलब होता है फुसफुसाना। वे आपस में क्या करते हैं? फुसफुसाते हैं। विथ हिम हाउ, कैसे उनके साथ, लैंड एंड ब्लेस, या तो आशीर्वाद कर दिया जाए, लैंड भूमि को, माने इस धरती को, इस भूमि को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आशीर्वाद दिया जाए। नहीं समझे बात को? फिर समझिए, 3 लाइन का पहले अर्थ समझ लेते हैं। यहां पर पतझड़ है, यहां पर सूरज है, और तीनों आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। तो देख रहे थे कि पतझड़ है और कोहरा मिस्ट है, दोनों सूरज के क्लोज फ्रेंड हैं, और तीनों आपस में फुसफुसाते हैं कि इस धरती को किस तरह का आशीर्वाद दिया जाए, माने किस तरह इसमें परिवर्तन लाई जाए। ये आपस में क्या कर रहे हैं? तीनों बातचीत कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं विथ फ्रूट
द वाइन दैट राउंड द हैचेड इवन रन टू बेंड विथ एपल द मोस्ट कॉटेज फ्री। क्या कहते हैं सुनिएगा, विथ फ्रूट, यानी कि जब तीनों आपस में बातचीत करते हैं तो पतझड़ कहता है सूरज से, ए भाई ऐसा कर, ये जो लता है ना, भाई भाई का मतलब लता, इस लता को ना तुम फल से लाद दे। यानी सूरज से वो कह रहा है कि ऐसा करते हैं कि इसको क्या करते हैं हम लोग, फल से लाद देते हैं, यानी कि पूरा इसमें फल लगा देते हैं ताकि वो क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। वही कह रहा है, देखिए विथ फ्रूट, फल के साथ, द वाइन लता को, दैट राउंड द हैचेज, माने चारों तरफ पूरा जितनी लताएं हैं ना पेड़ में, सारी लता लता में हम लोग ना फल को लाद देते हैं। उससे क्या होगा देखिए, टू बेंड झुक जाएगी, विथ एप्पल सेब से, द मॉस कॉटेज ट्री, यानी जो झोपड़ी है ना, झोपड़ी के ऊपर भी जो पेड़ की लताएं हैं उसमें भी इतनी फल लगा दे, इतनी उसमें लाद दे कि पेड़ फल के वजन से क्या हो जाए, झुक जाए, नहीं उसकी तना सब क्या हो जाए, झुक जाए। ऐसा कौन बात कर रहा है, तब पतझड़, मिस्ट यानी कोहरा और सूरज, ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा कर दें क्या, ये आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब आगे क्या करता है सुनिएगा, एंड फिल ऑल द फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, यानी कहते हैं एंड, और फिर कहते हैं जब इतना हो जाता है तब कहता है रे भाई एक काम ऐसा करो, क्या काम, तो उस फल को ना पूरा रस से भर दे, कोर माने पूरा एकदम जो किनारे का भाग है ना, पूरा सब पूरा को क्या भर दो, रस से। देखिए एंड फिल ऑल द फ्रूट विथ रिपनेस, माने पूरा उसको पका दो, रस से भरा दो, टू द कोर का मतलब किनारे किनारे पूरा जितना, मतलब कहने का अर्थ है उसके अंदर का जो भाग है खाने वाला, उस सबको किससे भर दो, रस से भर दो। अब आगे क्या कहते हैं, टू स्वेल द ग्राउंड गाउट एंड प्लम्स द हेजल सेल, कहते हैं देखिए ग्राउंड मान होता है कद्दू, कद्दू को ना क्या कर दो, फुला दो, कद्दू को क्या कर दो, फुला दो, प्लम द हेजल सेल, और उसके सेल को जो है ना और बढ़ा कर दो, यानी छोटी कद्दू है उसको फुला दो और उसके अंदर की चीज जो खाने वाली चीज है उसको और क्या कर दो, पका दो, मीठा कर दो, ऐसा कह रहे हैं। देखिए प्लम्स द हेजल सेल, सेल का मतलब होता है कोइस्का, कोइस्का को रसदार बना दो। आपने क्या समझा अभी तक, आपने समझा कि यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि जो फल है वो फल को पका दो, कद्दू को आकार बढ़ाओ, उसके खाने वाले चीजों को ज्यादा रसदार बना दो। फिर आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, विथ ए स्वीट कर्नल टू सेट बेडिंग मोर एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द ब्लेस अंटिल दे थिंक वार्म डे विल नेवर सीज। और क्या कहते हैं देखिए, विथ स्वीट के कर्नल, कर्नल का मतलब हुआ कि एक प्रकार की खाने वाली जो चीजें होती है जो मीठी मीठी, आप उसको खजूर समझ सकते हैं, जो पीन खजूर होता है ना, बुद्धा वाला खजूर, कहते हैं उसको मीठा बना दो, वो खजूर को क्या बना दो, मीठा बना दो। टू बेडिंग मोर, मैंने उसको जो है ना ज्यादा से ज्यादा रसदार, ज्यादा से ज्यादा मीठा बनाओ ताकि वो ज्यादा अच्छा लगे। एंड स्टील मोर, इसके अलावे लेटर फ्लावर, फूल को, टू द ब्लेस, आशीर्वाद बन जाए, किसके लिए, अंटिल द थिंक वार्म डे, माने वो मधुमक्खियों के लिए, विल नेवर सीज, कभी खत्म नहीं होने वाली है। अब इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। यहां पर क्या होता है समझिएगा, कि जो पतझड़ है, मिस्ट है और सूरज है, आपस में कन्फ्यूसी करते हैं। कन्फ्यूसी समझ रहे हैं ना, मैंने कोई बगल वाला हमारा पड़ोसिया ना सुने, ऐसा बात धीरे धीरे बतियाते हैं। एक दोस्त ऐसा करते हैं कि जो पेड़ है ना, लताएं, उसको झुकाते हैं, तो कैसे झुकेगा, तो उसमें पूरा ना सेब या जो भी लता है उसमें ना पूरा फल से लोड कर दो, जैसे फल लगेगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, फिर कहता है कि जब इसमें फल लग गया है तो अब इसको ना रसदार बना दो, पूरा उसको पका दो, जो कद्दू है ना उसको भी बड़ा कर दो, उसके किनारे किनारे का जो कोड़ है उसको मोटा कर दो, छिलका को क्या कर दो, मोटा कर दो। इतना जब हो जाता है तो कहता है दोस्त एक काम और करना, सुन ऐसा करते हैं कि जितनी कलियां हैं वो कलियां को और बढ़ाओ, कलियों की संख्या को यानी फूल की संख्या को और बढ़ाओ, और जब वो बढ़ेगी तो वो क्या बन जाएगी, धीरे धीरे फूल बनेगी, और जब फूल बन जाएगी तो जो मधुमक्खियां हैं उसको लगेगा कि वो फूल के रसों को वह चूसने आएगी, उसमें बैठेगी, उसे गर्मी की अनुभूति होगी, तो उसे ये एहसास नहीं होगा कि ये जो गर्म मौसम है, पतझड़ का मौसम, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है,
वो ऐसा महसूस करेगी। कौन? मधुमक्खियां। वही कह रहा है। अब आगे कह रहे हैं, फॉर समर हैज इवर ब्रिम्ड देयर कोमली सेल्स, यानी उसको लगेगा कि जो उसका घर होता है ना, मधुमक्खियों की जो घर होती है, मधुमक्खियों का जो घर छोटी छोटी होती है, ऐसा उसे सिल जैसा महसूस होगा और वो सब किससे भर जाएगा? रसों से भर जाएगा। ऐसा आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे जॉन किट्स ने पतझड़ का वर्णन अपने अंदाज में बड़ी सुंदर ढंग से किया है कि मिस्ट, सूरज और आपस में तीनों क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। यानी एक पैराग्राफ में ये कुल बातें वहां पर लिखी गई थी। ठीक है, चलते हैं अब दूसरा पैराग्राफ। क्या कहते हैं सुनिएगा, हु हैज नॉट सीन थी ऑफ्ट एडमिट थाई स्टोर। देखिए, हु माने कौन, हैथ नॉट सीन तुम्हें देखा है, थी ऑफ्ट मिस्ड द स्टोर, स्टोर का मतलब होता है भंडार, यानी जहां अनाज रखी जाती है इसको कहते हैं स्टोर। यहां पर पतझड़ को ना कहा गया है, एक स्त्री की संज्ञा दी गई है। कहा गया है कि तुम्हें कौन नहीं देखता है कि तुम स्टोर में हमेशा बैठी रहती हो, यानी जहां अनाज है वहां तुम हमेशा रहती हो, इसमें कौन नहीं तुम्हें देखा है? सब देखा, आते जाते जितने लोग हैं सब देखते हैं तुम्हें। यानी स्त्री की संज्ञा दी गई है किसको? ऑटोमन। पतझड़ को लेकर क्या बना दिया? अभी स्त्री बना दिया और कहते हैं कि आते जाते सब तुम्हें देखते हैं, अनाज का जहां भंडार होता है वहां तुम बैठी रहती हो। समटाइम्स कभी कभी, हाउएवर फिर भी, 6 अवार्ड में फाइंड, तुम ना कभी कभी शहरों में और कभी गांवों में भी पाई जाती हो। अपने देश में नहीं, विदेश के देशों की बात कर रहे हैं, सब जगह भी तुम पाई जाती हो। ऐसा मैं देखने, मतलब पतझड़ जो है ना, जो सीजन है, वो ऋतु जो है, वो एक स्त्री की संज्ञा है और वो कहते हैं कि तुम हमारे ही देश में नहीं, गांव में भी, शहरों में भी तुम्हें कभी कभी देखा जाता है, यानी तुम मिल जाती। अब आगे क्या कहते हैं, थी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रैनी फ्लोर, यानी कभी कभी ना तुम क्या होता है, एकदम केयरलेस होती है। केयरलेस का मतलब बेसुध, यानी कि जो खेत जोता हुआ रहता है, कभी मतलब सूखा रहता है, उस जगह पर भी तुम पाई जाती हो। यानी कहने का अर्थ है कि जब खेत जो होती है, जो खेत जोता गया, तो उसमें भी तुम देखने को मिलती हो, बेसुध पड़ी रहती हो। यानी कहने का पतझड़ का जो मौसम है वो चारों तरफ फैला हुआ है, कभी स्टोर में है, कभी फूलों में है, कभी फलों में है, कभी क्या है, खेतों में, जोती हुई खेत में। तो वही कह रहा है कि तुम ना वहां पर क्या रहती हो, एकदम बेसुध पड़ी रहती हो, बैठी रहती हो। थाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनिंग विंड, विनिंग विंड मतलब होता है चलती हुई हवा, तेज धार हवा, यानी कि तेज धार हवा लिफ्टेड उड़ा देती है सॉफ्ट हेयर, तुम्हारी कोमल कोमल बालों को। यानी कि गांव में देखिएगा, अनाज जब खेतों से आता है तो उसमें अनाज के दानों के साथ साथ बहुत सी पतली पतली मतलब क्या कहते हैं उसको, पत्तियां भी रहती है उसमें, पत्तियां। तो गांव के औरतें या पुरुष जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ऊपर से गिराते हैं नीचे, तो दाना नीचे गिरता है, हवा से, झोंक से क्या होता है, वो पत्तियां जो आगे गिरती है। वही कह रहा है कि वो हेयर है, अनाज का वो क्या है, हेयर है। वही हवा के आने से वो क्या होती है, तेजी से आगे बढ़ जाती है, आगे उड़ जाती है। वही कह रहा है यहाँ पर के लेखक कह रहे हैं, थाई हेयर सॉफ्ट, तुम्हारी जो कोमल कोमल बालें हैं, लिफ्टेड बाय द विनिंग विंड, हवा की तेज धारा से क्या हो जाती है, उड़ जाती है। फिर कहते हैं, और ऑन ए हाफ रिप्लेट फ्रूलू ग्राउंड स्लीप, और वो दूसरे माने दूसरे जगह भूमि पर जाकर के क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है ना, यानी कहां पर, माने बेकार जो जमीन भूमि होती है, कोई नाला हो, कोई जगह बेकार है, भूमि पर जाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। ड्रॉइड विद द फ्यूम ऑफ पोपीज वाइल्ड थाई हुक। अब यहां पर से मॉडल चेंज कर देते हैं लेखक, कहते हैं कि जब कभी तुम उसको काटती हो, किसको, फसल को काटती हो, तो फसल को काटते समय क्या होता है कि कभी कभी काटते काटते ना तुम नींद आ जाती हो। यानी कहने का अर्थ है कि फसल काटते समय जो पतझड़ है वो क्या हो जाती है, नींद में आ जाती है, तो आगे का जो है ना फसल नहीं कट पाता है। तो कह रहे थे कि वो जब फसल काटती है ना, तो काटते काटते क्या हो जाता है, कभी कभी वो सो जाती है, नींद आ जाता है, तब आगे क्या होता है देखिए, डॉड विथ द फ्लूम पोपीज, पोपीज का मतलब होता है सुगंधित हवाएं वाली, गंध वाली, फूलों की गंध वाली, विथ थाई द हुक,
माने उस सुगंधित हवा के कारण ना तुम क्या हो जाती हो, सो जाती हो। फिर कहते हैं स्पेयर द नेक्स्ट वॉथ एंड ऑल इट्स ट्यूनेड फ्लावर। ट्यूनेड फ्लावर का मतलब होता है आगे वाली जो पंक्तियां होती है, आगे वाली जो पंक्तियां होती है, जैसे हम फसल काट रहे हैं तो काटते काटते हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाली तो कुछ ना फूल होगा, कुछ ना फसल होगा, कुछ तो होगा ना, तो वो आपस में ना बातचीत करता है, अपने में मुस्कुराता है कि चलो अब हम कटने से क्या हो गए, बच गए, क्योंकि काटने वाला क्या हो गया है, सो गया। हम नहीं तो सो गया, तो आपस में अगला वाला जो है वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, खुशियां मना रहा है कि चलो काटने वाला क्या हो गया, सो गया है, तो अब हम कटने से क्या हो गए हैं, बच गए हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पर। एंड समटाइम्स लाइक ए क्लीनर थ्रू डोस्ट कीप, यानी आपस में वो मतलब ऐसा आपस में बातचीत करते हैं, कली जो है बातचीत कर रहा है। फिर कहते हैं एसटीडी थाई लैडन हेड अक्रॉस ब्रोक। हाँ, एसटीडी थाई लैडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक, यानी कहते हैं इस मतलब वो जो है ना, कहते हैं इस तरह से फसल को काटो, माने पतझड़ को कहा जाता है, यानी लेखक साहब बता रहे हैं कि इस तरह से फसल काटो कि उसकी जो सिराएं होती है नहीं, उसको एक साथ रखा जाता है। देखे होंगे फसल करते समय कि लोग फसल काटते हैं, काट काट के सबको लाइन लाइन से सजाते चल जाते हैं, फिर बाद में उठाने वाले लोग आते हैं और उसको बोझा बोझा बना करके बंडल और सिर पर लाद करके ले जाते हैं। नहीं तो वही कहा गया है कि वो तो सो गया है, फिर जो फसल कटी हुई है उसको लाद लाद करके लाया जा रहा है। और बाय ए साइडर प्रेस विद द पेटियंस लुक, यानी कि अब जो फसल है या जो भी फल है उनको ना कहां ले जाया जा रहा है, तो साइडर प्रेस। साइडर प्रेस का मतलब होता है जूस निकालने वाली मशीन। साइडर प्रेस का मतलब क्या, जूस निकालने वाली मशीन। उसमें फल रख दीजिए और चला दीजिए तो पूरा उसका रस रस क्या हो जाता है, निकल जाता है। वही कहते हैं कि वह साइडर में दबाव को तुम ध्यान से देख रही हो। आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, कह रहे हैं थू वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर ऑफ आवर्स, यानी तुम घंटों तक इसको देखते रहती हो, निहारते रहती हो। चलिए फिर से इसको समझ लेते हैं। अभी दूसरा पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा कि पतझड़ को वो क्या बना दिए हैं, एक स्त्री की संज्ञा दी है। कहते हैं कि जो फसलें हैं वो फसल जब पककर तैयार होती है भंडार में जाती है, और वहां पर भंडार में कहा गया है कि तुमको कौन नहीं देखा कि तुम कभी कभी कहां रहती हो, उस स्टोर में रहती हो। स्टोर ही नहीं, कभी कभी तू गांव में भी दिखाई देती हो नहीं, और जब हवाएं चलती है तो तुम्हारी बालों को क्या कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, तुम कहीं नाले के पार कभी जमीन पर इधर उधर गिर जाती हो। फिर कहते हैं कि जब तुम फसल काटने के लिए जाती हो तो उसमें प्लम्प नामक एक सुंदर सी क्या होती है, प्लम्प नामक सुंदर सी क्या होती है, एक फूल होती है जिसकी सुगंध से तुम सुगंध लेते लेते धीरे धीरे क्या आ जाती हो, नींद में आ जाती हो, सो जाती हो। आगे की फसल जो है वह हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं कि चलो अब कटना हम बंद कर दिया है, अब हम नहीं कटेंगे। लेकिन जो बोझ ढोने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, उस कटे हुए फसलों को बोझ बंडल बना करके अब ले जाया जा रहा है। अब तुम कहां पहुंचती हो, जहां जूस निकालने वाली मशीन लगी है, उस ग्राइंडर को देख रहे हो, साइडर को देख रही हो कि वहां फसल को डाला जा रहा है, फल को डाला जा रहा है और उसमें रस टपक रहा है, तुम उसे घंटों तक निहार रही। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे दूसरे पैराग्राफ। अब चलेंगे तीसरा पैराग्राफ, क्या कहते हैं सुनिएगा। सुनिएगा क्या कहते हैं, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे। कहते हैं वेयर माने कहां है, द सॉन्ग्स गीत ऑफ स्प्रिंग बसंत का। बसंत का गीत कहां है, ए बसंत का गीत कहां है बताओ। पूछ रहे हैं हमारे जो पोएट है ना जॉन किट्स, वो पूछ रहे हैं कि बताओ बसंत का गीत कहां है, ए बताओ बसंत का गीत कहां है, ऐसे करके माने जैसे लग रहा है कि आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिर कहते हैं थिंक सोचो नॉट ऑफ देम, अगर वह नहीं हो, थू हैस्ट हाई म्यूजिक टॉक, उसकी संगीत भी नहीं है, माने उसकी ध्वनि भी नहीं है। अगर बसंत की गीत नहीं है, उसकी ध्वनि भी नहीं है ना, तो आपस में क्या हो गया, यानी कि उसका कोई अपनी गीत नहीं है। तो कहते हैं तुम उनके बारे में मत सोचो, अब अपने बारे में सोचो। क्या कहते हैं, while buried clouds beyond the soft dying day, यानी कि कहते हैं while buried, जबकि ये बादल
क्लाउड्स माने होता है बादल, बायोम्स द सॉफ्ट माने नरम नरम बादलों से आकाश घिरी हो, डाइंग डे, और ये तो है ना एक खिलौने माने खिलवाड़ का दिन है, हंसने का दिन है, खेलने का दिन है, यानी आकाश में बादल घिरे रहते हैं और वो खेलने का दिन है। हमें अभी क्या नहीं मिल रहा है, 3 लाइन का अर्थ समझिए। कह रहे हैं कि बसंत का गीत कहाँ है, बताओ बसंत का गीत कहाँ है, उसकी ध्वनि भी सुनाई नहीं देती है। तो कहते हैं उनके बारे में मत सोचो, अब तुम अपने बारे में सोचो कि आकाश में क्या है, बादल घिरे हैं और ये जो दिन है वो खेलने के दिन है, मनोरंजन का दिन है। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, यानी इस ठूंठ मैदान में, माने इस जो माने क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है, पूरा पत्तियां सब क्या हो जाती है, गिर जाती है, गिरने के कारण पेड़ सब क्या हो जाता है, एकदम लगता है कि विहीन हो गया, ठूंठ हो गया है, उसमें कोई पत्ती नहीं रहती है। तो इन पत्तियों में ना धीरे धीरे जान आने वाली है, ऐसा माने दिखाई पड़ रहा है, गुलाबी गुलाबी सब पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, कह रहे हैं देन तब इन ए वेल फुल चोर द स्मॉल गैंड्स माउंट्स, यानी कहते हैं फिर भी, देन तब भी यानी फिर भी, इन ए वेनफुल चोर माने एक गायक मंडली में, माने कहने का अर्थ है कि जो गायक मंडली होती है किसकी, बसंत की गाना, वो धीरे धीरे विलीन हो गई है। अब किसकी आवाजें हमें सुनाई पड़ने लगी है, मच्छरों की आवाजें, यानी यहां से बसंत ना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब बसंत हो गया, बसंत अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो वही कह रहे हैं बसंत का गीत कहां गया, बादल आकाश में घिरने लगे हैं, तब बसंत के बाद अब क्या आने वाली है, बादल का मौसम, तो बादल घिरने वाली है। और कह रहे हैं कि छोटी मच्छर की बिलाप हमें सुनाई देना शुरू कर देती है। एमोंग द रिवर सोलो बोर एलॉफ्ट, एमोंग द माने इनके बीच, रिवर सोलो माने नदियों के बीच में, बोर एलॉफ्ट माने बोर किया जा रहा है, माने धाराएं जो बह रही है वहां किनारे में ना इसकी नमी जो है दिखाई दे रही है। और सीकिंग एज अ लाइट विंड लीव डाई, यानी उसे अधिक से अधिक समय तक जिलाया जा रहा है या मारा जा रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि जो छोटी छोटी जीव हैं उन नदियों के जो नदी में जो रहता है पेड़ पौधे, उन पर जो है ना वो अपनी आश्रय लेती है। यानी बादल आकाश में घिरा घिरा, पानी आएगी, पानी बरसेगी तो पूरा क्या होगा, चारों तरफ पानी, तो जीव अब कहाँ रहेंगे, तो जो पानी में छोटे छोटे पौधे रहते हैं उन्हीं पौधों पर छोटी छोटी कीट जो है ना जाकर के क्या हो जाती है, अपनी आश्रय लेती है। अब उन आश्रय वाली जीव को या तो मार दीजिए या रहने दीजिए, यानी वही कह रहा है लीव और डाइज, यानी जब तेज हवाएं चलती है बसंत का, या तो वह मर जाए या रहे। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा थोड़ा सा, कहते हैं एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लॉर्ड ब्लीड फ्रॉम हाईली ग्राउंड, यानी कहते हैं कि एंड फुल ग्रोन, यानी इस जो है ना माने जोर जोर से वहां पर तेज हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलने के कारण जो जीव जंतु हैं वहां पर, कौन, वही पेड़ पौधे पर, किस पर, वही पानी के ऊपर जो पौधे हैं, पौधे में जो जीव है वो क्या होता है, तेज हवाओं के कारण जो है ना कभी क्या होता है, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, जोर जोर से आवाज लगाते हैं। हैजल क्रिक सिंग माने एक प्रकार की जोरदार आवाज, क्रिक साउंड का मतलब होता है जोरदार आवाज के साथ, जैसे झिंगुर रात में नहीं गाती है, एकदम नोक अपनी मुंह के नोक को धरती में सटेले रहेगी, एक लाइन से सीटी बजाते एकदम बजते रहता है, नहीं बरसात के दिनों में, वही कह रहे हैं कि उसकी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। एंड नाउ विथ ट्रेवलर सॉफ्ट, वह काफी मुलायम हो जाती है, माने कोमल, धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। कौन, माने पहले तो जीव जोर जोर से आवाज लगाया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, कोमल हो जाती है। एंड रेड ब्लिस्ट वेटलेस फ्रॉम द गार्डन सॉफ्ट, और दूर पहाड़ी से, मैदानों से जो छोटी छोटी चिड़ियां हैं, उसकी जो लाल बॉडी वाली सीने वाली जो चिड़ियां हैं वो भी जोर जोर से आवाज लगाती है, चिल्लाती है, किसके कारण, वही पानी के कारण। एंड गैदरेट सॉलो ट्विटर टू स्काइज, और आकाश में जो है ना ये क्या होती है, मतलब अनेक प्रकार के पक्षियों की झुंड दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो है ना आकाश में अनेक सी पक्षियां आपको दिखाई पड़ेगी उड़ते हुए, तैरते हुए, खास करके जब बसंत का मौसम होता है तो देखिएगा कि आकाश में एक साथ झुंड के झुंड पक्षी जा रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं ऐसा दिखाई पड़ता है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे तीसरे पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि मतलब पेड़ जो है ना अब धीरे धीरे बसंत का मौसम खत्म हो रहा है, तो कहते हैं कि गीत कहाँ है बसंत का, कहाँ गया गीत,
कहते हैं उनकी गीत को छोड़िए, अब अपनी बात देखिए, अपनी ध्यान दीजिए। आकाश में धीरे धीरे क्या होना है, बादल छाए जा रहे हैं, वर्षा होगी, और बारिश होने से ना क्या होता है कि नदियों में जो जीव जंतु हैं उनका आश्रय खत्म हो जाता है। अब वो जीव जंतु नदियों में जो छोटे छोटे पौधे पानी में रहते हैं उन्हीं पानी पर अपना आश्रय ले लेते हैं। तो बसंत की जो तेज हवाएं हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, क्या किया जाए, इसको मार दिया जाए या जिंदा रखा जाए। यानी तेज हवा चलेगी, हो सकता है सब पानी में चली जाएगी, नहीं तो वही आपस में बातचीत करती है कि क्या किया जाए, इसको डुबा दिया जाए या रखा जाए, यानी मार दिया जाए या जिंदा रखा जाए। अब ऐसी स्थिति में जो पहाड़ी पर जो जीव जंतु है, जो जंगल में चिड़िया है, वो जोर जोर से चिल्लाती है, मेमना माने जो जानवर होता है कि उसके बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं। और ऐसे समय में आकाश में बहुत सारी पक्षियां आपको इधर से उधर जाते हुए नजर आएगी। ठीक है, ये थे हमारे, लंबा थोड़ा सा था तो ज्यादा समय लग गया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑड टू एटोमन, जिनके राइटर थे जॉन किर्श। उन्होंने लिखा है पतझड़ के बारे में कि पतझड़, सूरज और बसंत तीनों आपस में बातचीत करते हैं। उसी चीज को यहाँ पर बारीकी से लिखा गया है। तो आशा है आप चैप्टर को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अगर एक बार में अगर नहीं समझते हैं तो इसको एक बार और देखिए, तब आपको पूर्णतः समझ में आएगी। सबका हिंदी हमने बगल में लिख ही दिया है, तो आसानी रहेगा कि पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।